हॉर्मज 2 दिन में छुट्टी पर थी और आप लोग संभाल नहीं पाए। गुड मॉर्निंग। हुआ क्या ग्लोबल मार्केट्स में? और इसीलिए संभाल नहीं पाए क्योंकि आप छुट्टी पर थे। मगर शुक्रवार का सेशन थोड़ा सा एक रिलीफ रैली ऑफ सॉर्ट्स लेकर आया वॉल स्ट्रीट के लिए, क्योंकि जिस तरह से अगर हमारा हफ्ता ख़राब था तो उनका भी हफ्ता कोई बहुत ज़्यादा अच्छा था नहीं। और 450 अंकों का उछाल हमें डाउ जोन्स में देखने मिला। S&P 500 के भी सभी 11 सेक्टर्स उछाल के साथ बंद हुए। मगर देखने वाली बात यह थी कि अभी भी इस रिलीफ रैली के बाद भी ऊपरी स्तरों पर कोई ज़्यादा कॉन्फिडेंस है नहीं, क्योंकि डाउ जोन्स 400 साढ़े 400 पॉइंट के उछाल के बावजूद अपने दिन के सबसे ऊंचे ऊपरी स्तर से 400 अंक नीचे गिरकर ही बंद हुआ है। S&P 500 भी 50 और नैस्डैक भी तकरीबन 200 अंक गिरकर बंद हुआ है अपने दिन के हाइस से। ऊपरी लेवल्स पर अभी भी वॉल स्ट्रीट पर कोई कॉन्फिडेंस उभरता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ये प्राइस एक्शन से आपको पता चल रहा है। और इस रिकवरी या रिलीफ रैली आप कह लीजिए, उसके बावजूद डाउ जोन्स पिछले हफ्ते 2.5% नीचे था। S&P 500 और नैस्डैक दोनों 2-2% नीचे थे। नवंबर के बाद की सबसे हफ्ते दर हफ्ते की सबसे बड़ी गिरावट थी, ये वॉल स्ट्रीट पर हमें देखने मिला। और जो सबसे बड़ा डेटा पॉइंट फ्राइडे को हमने देखना था वो PCE का, जो पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का जो डेटा आना था, जो कि फेड का चुनिंदा पसंदीदा जो इन्फ्लेशन गेज है, वो महंगाई मापने का जो आंकड़ा है वो 2.4% आया है नवंबर में। 2.5% का अनुमान था। और जो कोर PCE है वो भी 2.8% आई है 2.9% के अनुमान के मुकाबले। अब कोर PCE ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि वो गैस और ग्रोसरीज की कीमतों को बाहर कर देता है और तब जाकर वो आंकड़ा निकल कर आता है। और इस वजह से अभी भी कोर PCE जो है वो फेड का जो लक्ष्य है 2% का, उससे काफ़ी दूर है। और इस वजह से एक महंगाई का अगर आंकड़ा अच्छा आता है, अनुमान से बेहतर आता है, फिर भी पॉलिसी एक्शन में कोई बदलाव होगा अगले महीने, इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। क्योंकि CME जो फेड वॉच टूल है उसके मुताबिक अभी भी 91% प्रोबेबिलिटी है कि अगले महीने फेड ब्याज दरें नहीं काटेगा। तो वो एक बड़ी है। अगर एक बड़ा राजनीतिक संकट US में टला है कल, क्योंकि जो बाइडेन ने फंडिंग लेजिस्लेशन पे अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं कल, जो कि सरकार को मध्य मार्च तक फंडिंग देने में सक्षम होंगे। और सेनेट ने जो बिल लाया है और उसे 85 वोट मिले उसके पक्ष में, 11 वोट उसके खिलाफ थे। मगर फंडिंग जो है उसमें से $100 बिलियन उन लोगों को दिए जाएंगे जिनको नेचुरल डिजास्टर्स और जो किसान हैं उन्हें दिए जाएंगे उस वजह से। और डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले हफ्ते एक प्रस्ताव दिया था कि जो डेट सीलिंग है उसे सस्पेंड कर दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए 2 साल के लिए। अब ये डेट सीलिंग क्या है? डेट सीलिंग वो है जो सरकार कितना कर्ज ले सकती है अपने बाकी के बकाया चुकाने के लिए, और वो अगर एक बार सीलिंग हिट हो जाती है तो उसके बाद वो और पैसे बोरो नहीं कर सकते। तो अगर ये हो जाता तो शटडाउन हो जाता गवर्नमेंट का, और शटडाउन अब टल गया है, तो वो एक बड़ी बात निकल कर आई। मगर US में तो पिछले साल 2023 में ही इसे बढ़ाया गया था डेट सीलिंग को। और अब आंकड़ा ये लगाया जा रहा है कि अगर इसी तरह चलता रहा तो 2025 आते आते, जून 2025 आते आते ये जो नई डेट सीलिंग है वो भी हिट हो जाएगी। तो वो देखने वाली बात होगी। और चीन में जो है अभी फ़िलहाल, ये तो रही US की बात, एशिया में फ़िलहाल तो कामकाज अच्छा चल रहा है। और मगर चीन से जो खबर निकल कर आ रही है वो ये है कि प्रॉपर्टी जो मार्केट है वहाँ पर अभी भी कोई रिलीफ नज़र नहीं आ रही है। क्योंकि उनका जो चौथी सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी है, चाइना वैनकेन कंपनी, वो अब डिफ़ॉल्ट के करीब आ गई है। और न्यू वर्ल्ड डेवलपमेंट कंपनी, एक और हांगकांग की एक कंपनी है, उन्होंने अपने जो कर्ज बकाया की जो टाइमलाइन थी, रीपेमेंट की टाइमलाइन थी, उसे बढ़ाने की जो है वो अर्जी दी है। और चाइना में जो है पार्क व्यू ग्रुप नाम की एक और कंपनी है, उन्होंने एक बीजिंग का जो सबसे बड़ा मॉल है उसे सेल पर लगा दिया है, बेचने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे फुटफॉल्स नहीं है, क्योंकि कंजम्पशन में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। तो उस वजह से भी क्राइसिस वहाँ पे रियल एस्टेट की बढ़ती जा रही है। इस हफ्ते क्या है? इस हफ्ते तो छुट्टी का हफ्ता है। ज़्यादातर एशियाई बाजार जो है क्रिसमस के लिए, बॉक्सिंग डे के लिए बंद होंगे। US के भी बाजार बंद होंगे क्रिसमस की छुट्टी के लिए। मगर इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स का डेटा आना है, ऑयल इन्वेंट्रीज का डेटा आना है, जिससे तेल की कीमतों पर ज़्यादा असर पड़ेगा। और जापान से इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, रिटेल सेल्स और बैंक ऑफ जापान के मिनट्स आने हैं इस हफ्ते, तो उन पर नज़र रखने वाली बात होगी। और चाइना का ट्रेड डेटा आएगा, उस पर नज़र रखने वाली बात होगी। तो फिलहाल के लिए हैंडओवर अच्छा है, आप रिलीफ रैली कह सकते हैं, मगर कोई खास बड़ी बात नहीं है कि ट्रेंड बदल गया हो, ऐसी कोई बात नहीं है। क्रिसमस फायरवर्क्स नहीं है, बेसिकली ऐसा नहीं है, क्रिसमस फायरवर्क्स नहीं है। लेकिन देख लेते हैं, थोड़ा सा पॉजिटिव हैंडओवर हमारे लिए भी मलहम का काम कर सकता है, क्योंकि हमारी स्थिति बेहद ख़राब हुई है। अच्छा, इस बीच आप ध्यान दीजिएगा, जैसे मैं आपको मेंशन कर रही थी कि पिछले हफ्ते करीब
5% का करेक्शन निफ्टी में, 4.83% गिरावट देखने को मिली है। निफ्टी बैंक आप देखेंगे 5.32% तक का दबाव बनता हुआ दिखाई दिया था इस पर्टिकुलर इंडेक्स में, और एफआईआईज का जो बिकवाली का सिलसिला है वो बरकरार था। इनफैक्ट पिछले पूरे हफ्ते मैं वो गणित करके लाई थी कि स्थिति कितनी बिगड़ी है एफआईआईज के पर्सपेक्टिव के लिहाज से। लगभग हमने देखा है पिछले हफ्ते 15,828 करोड़ की बिकवाली लगातार पिछले सभी ट्रेडिंग सेशंस में एफआईआईज ने सेल साइड की पोजीशंस ही ली हैं, कैश मार्केट में बिकवाली ही की है। इसके सामने ऑफ कोर्स डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने स्टेप अप जरूर किया, उनकी तरफ से करीब 11,837 करोड़ की खरीदारी हुई। ये सिर्फ एक हफ्ते की बात है, और अगर दिसंबर के महीने की ध्यान देंगे तो वहां पर तो स्थिति और भी खराब है। इस पूरे महीने लगातार एफआईआईज बिकवाली ही कर रहे हैं, बस 1-2 दिन छोड़ के, जहां पर ऑफ कोर्स वो एडजस्टमेंट होने वाला था फुटसी वाला, और उस लिहाज से एचडीएफसी बैंक में जो पोजीशंस बनती हुई दिखाई दी थी। तो सवाल यही है कल, यानी कि